गुड इवनिंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम वंडर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम मेंस ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके मॉडल आंसर किस प्रकार लिखा जाए इसको हम डिस्कस करेंगे। अ, ये सीरीज है जिसका हमने नाम दिया है मेंस वंडर्स। मेंस वंडर्स सीरीज 1 आज पहला क्लास है। इस क्लास में हम सबसे पहले टॉपिक, जो बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है, प्रमुख टॉपिक है, वो है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, भारतीय मानसून की क्रियाविधि को डिस्कस करेंगे। आज हमने थीम चुना है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून और मानसून की क्रियाविधि। एक आंसर किस प्रकार मॉडल आंसर हो सकता है, उसके कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उस चीज को हम स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं। जैसे देखिएगा कि मानसून की क्रियाविधि लिखनी है तो सबसे पहले उसमें मीनिंग लिखिए। मीनिंग दोनों चीज का, पहले उस चीज का कि मानसून क्या है। आमतौर पे जब हम डिस्कस करते हैं तो मानसून का मीनिंग ऑब्वियसली कम शब्दों में हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि क्रियाविधि कैसी है, क्रियाविधि का अर्थ क्या है, मैकेनिज्म क्या है। फिर आइए द फैक्टर कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। इस क्लास में हम बाइलिंगुअल यूज करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों के टर्म्स को यूज करेंगे, जिससे कि जितने ही दोनों ही मीडियम के कैंडिडेट्स हैं वो इस विचार को बेहतर से समझ पाए। नोट्स में लिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ डिस्कशन का हिस्सा बना रहा हूँ कि आप किस प्रकार एक बेहतर आंसर ड्राफ्ट करेंगे और उसके कौन कौन से कैरेक्टर आपको बेहतर अंक दिला सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट जो विचारधारा है उसमें सबसे पहले विचारधारा है वो है टेम्परेचर प्रेशर की विचारधारा। द फर्स्ट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम थर्मल थ्योरी के रूप में भी जानते हैं। इसको एडमंड हेले ने दिया था। इस विचारधारा को सबसे पहले देने वाला विद्वान 1685 में 1685 में इस विचारधारा को दिया था एडमंड हेले ने। कभी कभी जब स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं या आप एकेडमिक एग्जाम को टारगेट करते हैं तो वहां पे विद्वान का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें देखिएगा टेम्परेचर प्रेशर थ्योरी, जिसको हम थर्मल थ्योरी कह रहे हैं, इस विचारधारा को देने वाला विद्वान एडमंड हेले था, जिसने 1685 में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ये टेम्परेचर प्रेशर से रिलेटेड है, सरफेस से। दूसरा सिद्धांत है जो इसके बाद आया, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं डायनामिक थ्योरी। डायनामिक थ्योरी, डायनामिक थ्योरी को हम दूसरे शब्दों में हम कहते हैं आईटीसीजेड थ्योरी। कभी कभी दो शब्द अलग अलग आ जाते हैं। जब हम चीजों को एक्सप्लेन करें तो आईटीसीजेड उसका थीम एरिया आएगा, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट बनेंगे वो डायनामिक थ्योरी बनेगा। दूसरा सिद्धांत जो है इस चीज को, क्रियाविधि को समझाने के लिए, वो है आपका डायनामिक थ्योरी। विद्वान का नाम याद रखेंगे, उसका नाम था फ्लोन। फ्लोन ने यह सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत को हम 1951 ईयर्स के लिए, जो वर्ष इस सिद्धांत में आया वो है 1951। ये सतह के तापमान से संबंधित नहीं है, बल्कि वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय गति से संबंधित है। जो आईटीसीजेड थ्योरी कह रहा हूं कि वायुमंडलीय गति मीन्स क्या हुआ कि सरफेस टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से संबंधित है। एक बार फिर से मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि सतह पे वायुदाब और पवन के विस्थापन से संबंधित है, न कि ऊपरी वायुमंडलीय की गति से संबंधित है। ये सिद्धांत को याद रखिएगा। सेकेंड में जो डेवलपमेंट आया वो आया आपका डायनामिक थ्योरी, जिसको हम आईटीसीजेड थ्योरी कहते हैं। जो थर्ड सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत आया, जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह सिद्धांत, जिसको हिंदी इंग्लिश में आप फॉलो कर रहे हैं
इस तरह याद करेंगे कि सेकेंड थ्योरी इज जेट स्ट्रीम थ्योरी। सो जेट स्ट्रीम थ्योरी को देने वाला विद्वान पी कोटेश्वरम, कोटेश्वरम। इन्होंने 1951 में 1958 में यह सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत की चर्चा पहले भी विश्व स्तर पर हुई थी, लेकिन भारत के संदर्भ में इसकी सफल व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या करने वाला विद्वान ये थे पी कोटेश्वरन। इसके बाद के सिद्धांत को देखिएगा जिसकी चर्चा 1924 से ही थी, बाद के दिनों में विकसित हुआ। वो सिद्धांत है आपका एलिनो सिद्धांत, लानिनो सिद्धांत, एलिनो एंड लानिनो सिद्धांत। इसको हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं, गिलबर्ट वॉकर के नाम से जानते हैं, गिलबर्ट वॉकर। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने 4 विद्वानों की चर्चा की। सबसे पहले जो आपको शाब्दिक तौर पे थ्योरी थीम के तौर पे जब कभी याद करना पड़ता है तो सबसे पहले थ्योरी, उसके विद्वान का नाम और वर्ष का नाम सीक्वेंस में याद कर लीजिए, तो बाद की चीजों को लिखना और उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। मैं इसे स्ट्रक्चर में फिर से रिकैप कर दूं कि जब आंसर लिखने चलेंगे तो ये सारे वर्ड्स, सारे ईयर्स और विद्वानों के नाम जरूर आए, उससे आपका आंसर इंप्रूव होता है और चीजें सीक्वेंस में आने लगती है। सो फर्स्ट आपको मीनिंग लिखना है, उसका मैकेनिज्म का मीनिंग लिखना है। फिर ये जो हमने 4 थीम लिए, कभी कभी देखिएगा जो आपके आंसर क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई 2 थीम लिखने के लिए दे देगा। कभी कभी जब बहुत ही लेंथी क्वेश्चन लिखना हो तो आपको चारों के चारों थीम लिखने होते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप करें कि हमने सीक्वेंस में कैसे सजाया। सबसे पहला सिद्धांत जिसको हमने कहा थर्मल थ्योरी, तापीय सिद्धांत, जिसका संबंध तापमान और दाब से है, उस सिद्धांत को देने वाला एडमंड हैली था। वर्ष याद रखिएगा 1685। दूसरा सिद्धांत जो मानसून की उत्पत्ति के लिए आया वो है डायनामिक सिद्धांत, जिसका संबंध ITCZ से है, उसे फ्लोन ने दिया। तीसरा सिद्धांत जिसको हम जेट स्ट्रीम सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत को वर्णित करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला भारतीय भूगोलवेत्ता जो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे पी कोटेश्वरम, इसने भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या की। और सबसे लास्ट सिद्धांत जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ मानसून के अंतिम चरण में शामिल करते हैं, इसका नाम है गिलबर्ट वॉकर से संबंधित एल-नीनो और ला-नीनो सिद्धांत। वो वॉकर सर्कुलेशन से जोड़ के समझते हैं। तो इसको डिटेल करते हैं स्टूडेंट्स, मेरे साथ इसको सभी पहलुओं को डिटेल से मेरे साथ इसको याद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिएगा कि जब हम आंसर ड्राफ्ट करते हैं तो जो हमने आपको पेज पे लिख के स्ट्रक्चर बनाया, इसको आप मानसिक तौर पर अपने बना सकते हैं और फिर उसको स्टेज बाय लिख सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखिए शब्द है मॉनसून, उसका मीनिंग में देखिएगा कि बहुत सारे शब्द हैं जो NCERT टेक्स्ट बुक जहां भी पढ़ते हैं कि मानसून अरेबिक वर्ड से बना, मौसम से बना, जिसका अर्थ होता है मौसमी हवाओं के रुख में परिवर्तन। ऐसा जनरल सा वर्ड आता है मौसम का। एक शब्द जो एक्सप्लेन करता है मानसून के एक्चुअल मीनिंग को, उसमें आप देखते होंगे लिखा होगा इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन विद अ चेंज ऑफ सीजन। इट्स अ रिवर्जन ऑफ विंड, यू कैन से इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड विद अ चेंज ऑफ सीजन। जैसे ऋतु परिवर्तित होता है वैसे मानसून की दिशा परिवर्तित हो जाती है। सो अगर कम शब्दों में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम which means the change in direction of wind with the change of season. मानसून मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मौसमी हवाओं के रुख में परिवर्तन। तो 20 शब्द से कम शब्दों में इसको टेक्निकली वर्ड में समझा पाए। अब मैकेनिज्म जो है वो क्रिया विधि है। मानसून कैसे फंक्शन करता है, किन फैक्टर के साथ फंक्शन करता है, उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। सो इट्स ऑपरेशन ऑफ मानसून, the functioning of monsoon due to some different factors, temperature, you can say the change of pressure, the change of wind direction. So this is the mechanism of monsoon. So mechanism of monsoon influenced by
4 फैक्टर्स, जिसको हमने 4 विद्वानों के नाम से दिया। अब चूंकि सबसे पुराना सिद्धांत, सबसे प्रारंभिक सिद्धांत एडमंड हेली का सिद्धांत, तो एडमंड हेली को सबसे पहले लाइए। सो एडमंड हेली ने 1685 में, इस वर्ष को याद रखिए, अपनी थियोरेटिकल फैक्ट्स को या थियोरेटिकल हिस्से को कंफर्म करने के लिए 1685 पहली बार इसको बेहतर रूप से ब्रिटिश जोग्राफर ने एक्सप्लेन किया। एडमंड हेली जो थे वो ब्रिटिश जोग्राफर थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया, और इस एक्सप्लेनेशन की चर्चा आपको बेसिक बुक में हर एक जगह मिलता है। कभी कभी मानसून की क्रियाविधि को जनरल पूछा जाए कम शब्दों में, तो थर्मल थ्योरी ज्यादा बेहतर होता है। सो थर्मल थ्योरी की चर्चा करता हूं, जिसको हमने ताप और दाब से संबंधित बताया। अब देखिएगा, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जब भी हो तो आपका पूरा का पूरा ये विचार हो, पूरा का पूरा एरिया हो कि आप आंसर को ड्राफ्ट करने में मैप किस तरह बनाते हैं। अब देखिएगा, मानसून का जो संबंध है, मानसून का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो इंडियन ओशन और हमारे सराउंडिंग एरिया से जुड़ा हुआ है। तो आप इतना ही मैप बनाएं जो इंडियन ओशन को कवर करता हो और हमारे इस एरिया को कवर करता हो, जहां पे हम इंडियन ओशन और सराउंडिंग लैंडमार्क्स को दिखा पाए। हमें जरूरी नहीं है अमेरिका को दिखाने का, अटलांटिक ओशन को दिखाने। सो यहाँ पे जरूरी है कि आप इस तरह के रेखा को बनाते हैं। ये है हमारी कर्क विषुवत रेखा, और इसके नॉर्थ में जो लाइन जा रही है ये रेखा, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। इसके साउथ में जो लाइन जा रही है ये हमारी, ये है मकर रेखा। तो आपकी लाइंस में देखिएगा, हमने जो ये मैप ड्रॉ किए हैं, एक विजिबल मैप है जो आपको एक्यूरेट लोकेशन बताता है, भले स्केल पे ना है, फिर भी ये महाद्वीपों की स्थिति और महासागरों की स्थिति को बेहतर से बताता है। सो इस मैप में देखिएगा कि आपके पास ये माउंटेन है, यहाँ ये हिमालय है, और हिमालय के जो नॉर्थ में देखिएगा ये तिब्बत का एरिया है, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का एरिया है। अब हमारे पास जो थर्मल थ्योरी है उसमें दो बातें महत्वपूर्ण जानना है। थर्मल थ्योरी में सबसे पहली बात होती है कि वहां पर दो चीजों को अच्छे समझना है। एक चीज है तापमान और दूसरा चीज है वायु दाब। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों चीज का रिलेशन ही वो विंड को गति देता है और दिशा परिवर्तन में सहायक होता है। अगर किसी एरिया का तापमान अधिक हो तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में निम्न दाब होते हैं, और जिस किसी क्षेत्र विशेष में तापमान कम हो तो उच्च दाब होते हैं। दूसरा मैकेनिज्म यह है कि हमेशा विंड का डायरेक्शन, विंड की दिशा और विंड की तीव्रता वायु दाब के अंतर पर प्रभावित होता है, अंदर से प्रभावित होता है। इन चीजों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको कहा गया थर्मल थ्योरी, तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत में हम पहले कंडीशन लेते हैं 21 जून की कंडीशन लेते हैं। पहली स्थिति जब 21 जून की स्थिति है, देखिए 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत होती है। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख दें या कर्क रेखा लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो सन रेज रिमेन्स वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ऐसे कंडीशन में देखिएगा कि पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और उत्तर भारत, ये पूरा एरिया जो है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। ये पहला सीक्वेंस देखिएगा कि पूरा का पूरा उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, बिकम द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब देखिएगा दक्षिण में जितने एरिया हैं, इक्वेटर के दक्षिण में ये पूरा का पूरा महासागरीय क्षेत्र है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका का एरिया देखिएगा जो महाद्वीपीय क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में देखिएगा कि महासागरीय जल के तापमान में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। सागर के जल का तापमान गर्मी या ग्रीष्म ऋतु में या जाड़े की ऋतु में, शीतकाल में सिर्फ 2 डिग्री का अंतर बनता है। 25 और 27 का देखिएगा, 23-25 का देखिएगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं के बराबर होता है।
तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा कि जो महासागर और महाद्वीप के बीच जो भिन्नता है, उसमें हिंद महासागर बहुत बड़ा डिफरेंस एरिया नहीं बनता है। ऑस्ट्रेलिया देखिएगा महाद्वीपीय क्षेत्र है, वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस का एरिया बनाता है। तो 21 जून को देखिएगा ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का एरिया बनता है, और ऑस्ट्रेलिया लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर का एरिया बनता है। ये बहुत बड़ा अंतर एरिया बनता है। सो दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है, वहां पे निम्न तापमान है और उच्च दाब। ये दो स्थिति हमने इसलिए बनाई कि जब विंड का डायरेक्शन बनता है, विंड की गति शुरू होता है, तो उसके लिए दो चीज चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस। स्टूडेंट्स आप इस चीज को जान गए होंगे कि दो एरिया का दो डिफरेंट कैरेक्टर्स बन गया। अब ऐसे कंडीशन में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से जो विंड चल रही है, या हिंद महासागरीय क्षेत्र से जो विंड चल रही है इक्वेटर तक, इस विंड को हम ट्रेड विंड कहते हैं, इसको हम व्यापारिक पवन कहते हैं। सो व्यापारिक पवन जो है एक विश्वत रेखा तक इस रूप में आएगा, जिसको हम पूर्वी पवन कहते हैं। यहाँ पे आने के बाद विश्वत रेखा की तुलना में ये टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है, ज्यादा होता है। इक्वेटर का टेम्परेचर कम होगा और भारतीय उपमहाद्वीप का टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसके कारण क्या होगा कि विंड यहां से इस एरिया को फिल अप करने आएगी और इस प्रकार मानसून की उत्पत्ति होगी। इस मानसून को हम, चूंकि इस डायरेक्शन से चला है, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। अब देखिएगा भारत में इस तरह जो विंड व्यापारिक पवन है, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद वो दक्षिण पश्चिमी व्यापार मानसूनी पवन के रूप में भारत की ओर चलने लगती है। फिर देखिएगा भारत का एक प्रायद्वीपीय स्थिति है, जब ट्रायंगुलर कंडीशन बनता है, त्रिभुजीय स्थिति बनती है। इस त्रिभुजीय स्थिति के कारण यहाँ पे देखिएगा इसका बाइफर्केशन हो जाता है, और इसका नाम दो मानसूनी पवन के रूप में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दिखाई देता है। इसको कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी का मानसून 2 नंबर को, और इसको बोलते हैं अरब के सागर का मानसून। ऐसी स्थिति में मानसून का आगमन भारत में हो जाता है। अभी तक जितनी चीजों को आपने समझा, जो फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी समझ रहे होंगे उनके लिए मैं बताऊं, जो ज्योग्राफी पहले से जानते हैं या किन चीजों को समझ रखा है, वो उसको ज्यादा डेप्थ में जाके आगे समझेंगे। जो फर्स्ट टाइम्स आ रहे हैं उसको ये इतना जानिए, जो सारे कैंडिडेट, कि हमने प्रोसेस बनाया। 21 जून की स्थिति बनाई, द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये बनाया कि दो एरिया बनाए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एक का तापमान ज्यादा है, एक का तापमान कम है। उसका प्रभाव ये है कि एक का तापमान वायुदाब कम है और दूसरे का वायुदाब ज्यादा है। ऐसी स्थिति में ये विंड का डायरेक्शन थर्ड स्टेज में देखेंगे व्यापारिक पवन के रूप में है, एंड फोर्थ स्टेज में लिखेंगे यह मानसूनी पवन के रूप में। इस मानसूनी पवन को दक्षिण पश्चिम मानसून। यहां तक का एनालिसिस मानसून के आगमन का। हमने जितना कुछ आपको बताया, ये ऑस्ट्रेलिया से भारत की ओर जो मानसून आए, थर्मल इफेक्ट के कारण, वायुदाब परिवर्तन के कारण, ये मानसून का आगमन हो। अब मानसूनी विंड आने के कारण देखिएगा कि मानसूनी विंड कहां से आ रही है, सागर से आ रही है महाद्वीप की ओर, कॉन्टिनेंट की ओर। तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये हिंद महासागर है, हिंद है, या इंडियन ओशन है, इसको लिखते हैं इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से जो विंड आ रही है उसमें मॉइस्चर होगा और लाइट होगा। पहले जी देखिएगा, मानसून के आगमन के बाद जो विंड आ रही है वो क्या है, मॉइस्चर वाली विंड है, महासागरीय विंड है। और भारत के तटीय क्षेत्र में जितने माउंटेन्स हैं या पठारी क्षेत्र हैं, उसकी सहारे ऊपर से। तो देखिएगा इस पर्वतीय स्थिति में यहाँ पे पर्वतीय वर्षा होगी। पर्वतीय वर्षा, इसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो मीन्स माउंट होता है माउंटेन, ग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू माउंटेन, रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ माउंटेन। सो भारत में होने वाली वर्षा मानसूनी पवन के द्वारा पर्वतीय वर्षा होती है। इसमें देखिएगा फिर क्या होगा, यहाँ पे वायु का विस्तार हो जाएगा। पहला चीज, वायु ठंडा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा,
संघनन हो जाएगा और फिर यहाँ पे बादल का निर्माण हो जाएगा। अगर इसको हम हिंदी करें तो क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। फिर उसका राइज ऑफ एयर के बाद कूलिंग हो गया, सैचुरेशन आ गया, एंड द लास्ट पॉइंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, एंड देन देयर इज अ रेनफॉल इन विंड वार्ड एरिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस ओर से विंड आ रही है वहां पे वर्षा हो जाएगी। And opposite slope area, there will be opposite condition. There will be descending of air, अवतलन हो जाएगा, आरोहण अवरोहण हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। आप जानते होंगे जब भी कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो तो वायु का संकुचन होगा, उसके तापमान में वृद्धि होगी, और फिर तापमान में वृद्धि के कारण जो कुछ भी जलवाष्प है उसका वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में देखिएगा उस एरिया में वर्षा नहीं होगी, बहुत कम वर्षा होगी। तो ये एरिया जो है डिसेंडिंग एरिया, अवरोहण का एरिया, अवतलन का एरिया, इस क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगी। इस चीज को हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जब हम आंसर लिखने चले तो इस चीज का भी जरूर वर्णन करें कि भारत में जो होने वाली वर्षा है मानसूनी पवन के द्वारा, वह अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा है। जहां पे पर्वत नहीं है वहां पे वर्षा नहीं होती है या कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा, इसका एग्जांपल यहाँ पे हम बना के दे सकते हैं कि जो भारत का पश्चिमी तट है, इधर वाला एरिया, ये विंड वार्ड एरिया है, यहाँ पे वर्षा होगी। और भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश है, वहां पे वर्षा नहीं होगी। जो तेलंगाना का एरिया है वो वर्षा कम क्षेत्र बनेगा। So the windward area receive a heavy rainfall and there's a less rainfall in leeward area. एक विचारधारा को और भी जोड़ दीजिए तो आंसर और अच्छा लगता है कि अगर इस एरिया में जितना वर्षा हुआ है इसके अपोजिट स्लोप 15% वर्षा ही होगी, ऐसा विंडवर्ड एरिया और लीवर्ड एरिया का रिलेशन होता है। जैसे विंडवर्ड एरिया में 400 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, 400 मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, तो लीवर्ड एरिया में अराउंड 40 सेंटीमीटर वर्षा। अब देखिए ये जो विश्लेषण है, ये जो जितने भी एनालिसिस है विथ डायग्राम आपके आंसर को इंडिकेट करता है। तो ये कंडीशन हमने बताया, द कंडीशन ऑफ समर सीजन, जो साउथ वेस्ट मानसून आती है उससे भारत में क्या स्वरूप विकसित होता है और भारत के किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी, कम वर्षा होगी, वहां का भू आकृति और वायु की दिशा निर्धारित करेगा। एक और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस विंडवर्ड लीवर्ड एरिया का, जो अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी इधर है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हवा आती है, मानसूनी पवन आती है। देखिएगा पूर्वी राजस्थान में ज्यादा वर्षा होगी और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा। सो ये एनालिसिस कम शब्दों का, देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको इस तरह आ जाएगा, उसको वर्ड्स में कम शब्दों में मानचित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा उसको बेहतर से एक्सप्लेन करें। होप ये चीज आप समझ रहे होंगे और चीजों को बेहतर से कम जब कोई कंटेंट्स को, लेक्चर को आप सुनिए तो उसका पहला ये काम हो कि जो कुछ भी है डायग्राम आपके नोट्स में आ जाए, उसका जो स्केच है, स्केच के साथ जो वर्डिंग है वो अगर नोट में आ गया तो आंसर लिखना आसान हो जाता है। सो ये हमने बताया समर सीजन का। अब इसको अपोजिट कर दीजिए, ये एरिया है जिसमें हम अपोजिट एरियाज को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द विंटर सीजन। हमने समर सीजन को लिया था, या फिर इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून, मानसून उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर हम बोलेंगे शीत ऋतु का मानसून। इस स्थिति में देखिएगा कि हमारा ये एरिया अफ्रीकन एरिया है, फिर से उसको ड्रॉ कीजिए, ये हमारा अरब का एरिया है, इस तरह का एरिया है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बनती है। फिर से इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हमारा जो एरिया बनेगा ये साउथ में मकर रेखा है, नॉर्थ में कर्क रेखा है, ऐसा कुछ बना। ऐसा डायग्राम जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी किया है वो इस डायग्राम को बना सकते हैं और उसके अनुसार अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं।
सो यहाँ पे देखिएगा कि विंटर में अपोजिट कंडीशन बना। अपोजिट कंडीशन कहने का अर्थ कि ये एरिया हमारे 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होगा कि ये एरिया कोल्ड हो गया, ये एरिया हॉट हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये हाई प्रेशर हो गया और ये लो प्रेशर हो गया। अभी हमने समझाया आपको कि जब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होता है तो हाई टेम्परेचर जहां हो प्रेशर लो हो जाते हैं, और जहां पे टेम्परेचर लो हो वहां प्रेशर हाई हो जाता है। सो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में सनराइज वर्टिकल हुआ 22 दिसंबर को मकर रेखा के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, यहाँ पे वर्टिकल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हुआ, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इंडिया है लो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ऐसे कंडीशन में देखिएगा ये मानसून विंड यहाँ लौटेगी और फिर यहाँ बैक ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, या फिर इंडिया से लौट जाएगी। यहाँ तक भी लोग जैसे बुक्स वगैरह में जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो फिर हम इंडियन मानसून और इस रिलेशन को ही बताते हैं। सो भारत से लौट जाएगी। सो ऐसे कंडीशन में जो लौटी है इस मानसूनी विंड को कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जितना विंड यहां से आ रहा है वो ड्राई विंड है, शुष्क हवा है। जब शुष्क हवा हो, कॉन्टिनेंटल विंड हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उसमें मॉइस्चर न होगा और लौटने वाले मानसून से वर्षा किसी भी एरिया में नहीं, जो उत्तर भारत का एरिया, क्योंकि कॉन्टिनेंटल विंड होने के कारण उसमें आर्द्रता नहीं है। यहाँ पे होता यह है कि मानसून का जो ट्रैक बनता है वो विषुवत रेखा से इंडिया तक वो 180 डिग्री का बनता है। भारत से विषुवत रेखा का जो ट्रैक बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ऐसे कंडीशन में देखिएगा जो गया है तब भी एक 180 है, लौटा भी है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ तमिलनाडु एरिया बनता है जहां पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेने के बाद विंड इस एरिया को स्ट्राइक करती है। तो सिर्फ तमिलनाडु ऐसा एरिया है जहां पे विंटर रेनफॉल होता है और वहां पे समर रेनफॉल नहीं होता, उस ट्रैक से सीधा चला जाता है 180 डिग्री का। और इसके बाद देखिएगा भारत का जो द्वीप समूह है वो दोनों ही मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इस चीज को फिर जब हम ब्रीफ कर रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया है उसमें हमने समर में ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे हाफ ऑफ द वर्ड जितने हैं वर्ड हमने समर में यूज किए हैं उससे कम कर दीजिए, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, उसी चीज को आप रिपीट कर रहे हैं। तो डायग्राम मैप्स आपको सपोर्ट करेगा, शब्द को कम कर दीजिए। तो उसमें बता देंगे कि दो प्रदेश हैं जहां तापमान और दाब की स्थिति अलग है। यहाँ पे तापमान ज्यादा है, यहाँ पे तापमान कम है, जिसके कारण भारत से मानसून लौट जाती है और सिर्फ तमिलनाडु इसके द्वारा वर्षा प्राप्त करते हैं। शेष भारत शुष्क रहते हैं, ड्राई रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि जिसको हमने एडमंड हेली के सिद्धांत से बताया, जिन्होंने 1685 में ये सिद्धांत दिया कि ताप के द्वारा और दाब परिवर्तन के द्वारा वायु की दिशा परिवर्तित होती है, जिसके कारण ग्रीष्म काल में भारत की ओर और शीतकाल में भारत से महासागर की ओर मानसूनी पवन चला करता है, जिसको अरब ज्योग्राफर ने पहले मौसम। सो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे क्लासिकल कहिए कि परंपरागत एक्सप्लेनेशन है उसको आपने समझा। सो जब मानसून की क्रियाविधि लिखते हैं, अगर कम शब्दों में लिखना हो तो इसको लिख के हम सफिशिएंट मानते हैं कि हमने मानसून की क्रियाविधि को बेहतर से बता दिया। अब देखिएगा जब यह क्वेश्चन फुल लेंथ का हो, आपको 350 शब्दों में लिखना हो, 300 शब्दों में लिखना हो, तो आप जितने भी चारों फैक्टर्स हमने बताए उस फैक्टर की व्याख्या कीजिए। कभी कभी देखिएगा जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको फैक्टर दे दिया रहेगा, बता देगा कि ऊपरी वायुमंडल परिसंचलन के द्वारा इसकी व्याख्या करें, एक्सप्लेन विथ जेट स्ट्रीम, एक्सप्लेन विथ डायनामिक थ्योरीज। तो जो अगर दे दिया हो तो ठीक है, ये तो चारों के द्वारा
इसकी व्याख्या करते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड थ्योरी है जिसको हमने कहा फ्लोन का सिद्धांत, FLOHN, दैट इज फ्लोन। फ्लोन जर्मन थे। देखिए, एक ब्रिटिश जोग्राफर, एक दूसरा जर्मन जोग्राफर, जिन्होंने इनसे ज्यादा हटके अलग व्याख्या की और उन्होंने डायनामिक सिद्धांत दिया। डायनामिक सिद्धांत रिलेटेड टू ITCZ, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, के द्वारा व्याख्या फ्लोन ने किया 1951 में, राइट। 1951 के सिद्धांत को देखिएगा, बड़ी लॉजिकल सिद्धांत मुझे लगता है। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि हमारा ये ग्लोब है और ग्लोब पे देखिएगा कि ये एरिया है 0 डिग्री और हमारा ये एरिया है 30 डिग्री, ये दो एरिया ऐसा। इन दोनों एरिया से जो 30 to 40 है, वहां पे उपोष्ण उच्च दाब है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहते हैं। 30 to 40 जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। ये प्रेशर हाई प्रेशर एरिया है, ये भी हाई प्रेशर एरिया है। और 0 डिग्री के पास ये एरिया है जहां पे ये ट्रेड विंड आके कन्वर्ज होता है। दोनों तरफ से व्यापारिक पवन आते हैं और करीब क्लोज टू इक्वेटर 5 नॉर्थ 5 साउथ के पास वो कन्वर्ज होते हैं। इस कन्वर्जेंस एरिया को हम ये ITCZ कहते हैं। इंटर ट्रॉपिकल का अर्थ समझिए, शाब्दिक अर्थ। ट्रॉपिकल मीन्स होता है विद इन ट्रॉपिक, 0 to 30, जिसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। इंटर ट्रॉपिकल मीन्स उसके अंदर, कन्वर्जेंस मीन्स दो वायुओं का मिलना। तो यहाँ पे ये है कि ट्रेड विंड का मिलना, इसका स्थिति बनता है। अब यहाँ पे जो कन्वर्जेंस हो रहा है उसका दो एरिया आपके कॉन्सेप्चुअल तौर पे आया। एक है जिसको बोलते हैं हम जियोमेट्रिकल इक्वेटर, और दूसरे इक्वेटर को बोलते हैं हम थर्मल इक्वेटर। ध्यान दीजिएगा कि हमने दो शब्द यूज किए, जियोमेट्रिकल इक्वेटर एंड थर्मल इक्वेटर। अगर हिंदी में उसको कहिए तो तापीय विषुवत रेखा और ज्यामितीय विषुवत रेखा। तापीय विषुवत रेखा बदलता होता है और ज्यामितीय विषुवत रेखा हमेशा एक जैसा रहेगा। ज्यामिति कहने का अर्थ हुआ कि पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटता हूं, इक्वल भाग में, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल इक्वेटर। ज्यामितीय विषुवत रेखा हाफ ग्लोब नॉर्थ एंड साउथ को विभाजित करता हूं। थर्मल इक्वेटर वो है कि विषुवत रेखा इतना तापमान किसी दूसरी जगह पे ही हो जाए तो उसको हम तापीय विषुवत रेखा कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और भी डीप कॉन्सेप्ट में समझिए कि हमारे पास 21 मार्च की स्थिति बनती है, 21 जून की स्थिति बनती है, 23 सितंबर की स्थिति बनती है और 22 दिसंबर की स्थिति बनती है। अब देखिएगा हमने डिफरेंट प्लेसेस पे अपने डेट्स लिखे हैं। देखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को सन वर्टिकल होगा इक्वेटर पे। तो यहां पे देखिएगा कि ज्योमेट्रिकल इक्वेटर और थर्मल इक्वेटर एक साथ हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन देखिए, जब आपको 21 जून की स्थिति है तो 21 जून में भारत यहाँ पे देखिएगा, ये 21 जून को भारत के मध्य क्षेत्र में सूर्य की किरण लंबित है। अब ऐसी स्थिति में देखिएगा जितना तापमान इक्वेटर पे होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा तापमान भारत के महाद्वीपीय क्षेत्र में होगा। सो 21 जून को भारत एक थर्मल इक्वेटर का क्षेत्र बनता है, तापीय विषुवत रेखा का क्षेत्र बनता है। यहाँ पे फिर से समझिए कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, तो कन्वर्जेंस यहां हो गया। लेकिन 21 जून को जो कन्वर्जेंस है वो भारत के महाद्वीपीय क्षेत्र में होगा और महासागरीय हवा इस क्षेत्र को भरने के लिए आएगी। ऐसी स्थिति में महासागर से, हिंद महासागर से भारत की ओर जो मानसूनी पवन आएगी उसके कारण भारत में वर्षा होती है। इस स्थिति को हम समर मानसून की स्थिति कहते हैं या साउथ वेस्ट मानसून की स्थिति कहते हैं। फिर से मैं बताता हूं,
फ्रोन ने कहा कि जियोमेट्रिकल इक्वेटर और थर्मल इक्वेटर अलग होते हैं। जो वायु का विस्थापन, तापमान का विस्थापन तापीय विषुवत रेखा के साथ साथ चलता है। इसको साइकिल के रूप में फिर से याद करने की कोशिश करें कि पहली बार सूरज की किरण वर्ष में वर्टिकल 21 मार्च को होगी और विषुवत रेखा पे खूब सारा वर्षा होगा, वर्षा की स्थिति होगी। फिर देखिएगा 21 जून को जितना तापमान विषुवत रेखा पे होना चाहिए था, उतना तापमान कर्क रेखा पे हो जाने के कारण कर्क रेखा पे वर्षा होगी। भारत कर्क रेखा का क्षेत्र बनता है और भारत में ये कंटिन्यूटी में वर्षा होता है। अब देखिएगा यहां से फिर शिफ्ट होता है, चेंज होता है। 21 जून के बाद देखिएगा सन फिर से शिफ्ट होता है 23 सितंबर को इक्वेटर पे। ऐसी स्थिति में देखिएगा भारत में मानसूनी वर्षा खत्म हो जाएगी और इक्वेटर पे वर्षा की शुरुआत होगी। सो एंड ऑफ मानसून भारत में माना जाता है 10 सितंबर को, और फिर जो मानसून जो है शिफ्ट हो जाएगा इक्वेटर पे और वहां पे वर्षा अधिक होगी। फाइनली देखिए कि अंतिम रूप से जो सन रेज वर्टिकल होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा और 22 दिसंबर को होगा। तो संपूर्ण विश्व में देखिएगा जहां कहीं भी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, उसमें सभी एरिया में वर्षा नहीं होगी, सिर्फ मकर रेखा क्षेत्र में वर्षा होगी और ऑस्ट्रेलिया वहां ज्यादा वर्षा प्राप्त करेगा। सो थर्मल इक्वेटर के द्वारा अब देखिए हमारे पास इन चारों डेट्स को लिखने के लिए मैक्सिमम अगर 20-20 वर्ड्स भी हो तभी काफी है। दूसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट को बताकर हम सिर्फ 21 जून और 23 सितंबर की स्थिति की व्याख्या कर दें तो ये कम वर्ड्स में बेहतर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आप 30-40 वर्ड्स में भी इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक जीएस को बात है, जब जीएस में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 40 वर्ड्स में आईटीसीजेड को बेहतर से बताया जा सकता है। डेट बता देना है, कन्वर्जेंस एरिया बता देना है और भारत की स्थिति जो है 21 जून और 23 सितंबर संबंधित है। फिर ऑस्ट्रेलिया ना भी जाए तब भी हो गया। कॉन्सेप्चुअल तौर पे एक बार रिकैप कीजिए कि विषुवत रेखा का संबंध हमने तापी विषुवत रेखा से बताया, 4 डेट्स बताएं और मानसून का जो चक्र है वो क्रमिक रूप से 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर को जाकर फिनिश होता है। तो फ्लोन इसने कहा, फ्लोन की बातों में इतना दम कि अपने कॉन्सेप्ट को आईटीसीजेड के द्वारा बताया और सभी सिद्धांत यहाँ पे जुड़ते नजर आते हैं। तापमान जो हमने एडमंड हेली के द्वारा पढ़ा वो यहाँ जुड़ता नजर आता है। तापमान और वायु का विस्थापन आपको यहाँ जुड़ता नजर आता है। यहाँ पे जितने भी विद्वान बताए हैं उसमें देखिएगा ट्रेड विंड शिफ्ट हो रहा है और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या कहीं नजर नहीं आ रही। ट्रेड विंड के डायरेक्शन और मानसून के डायरेक्शन हमेशा आपको अंतिम समय तक लगेगा कि ये डायरेक्शन उन चीजों से फुलफिल होता नहीं है। इस चीज की व्याख्या बेहतर से कोटेश्वरम ने किया। कोटेश्वरम ने टेम्परेचर को भी क्लियर किया, वायुदाब को भी सही अच्छा से बताया और ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली वायुमंडलीय हवा के द्वारा भारतीय मानसून की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से कि इसको हम एक्सेप्टेड थ्योरी जैसे मानते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मानसून की उत्पत्ति के लिए कोटेश्वरम का सिद्धांत उतना ही बेहतर है। सो पी कोटेश्वरम 1958, पी कोटेश्वरम in 1958 इस सिद्धांत की व्याख्या की जिसको कहा जाता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम थ्योरी, जेट प्रवाह सिद्धांत। जेट स्ट्रीम सिद्धांत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 2 सेंटेंस को जरूर याद कीजिए। जेट स्ट्रीम हमने देखा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, नहीं, दूसरा जो कोटेश्वरम के द्वारा दिया गया जेट स्ट्रीम है वो है पूर्व जेट, जो तिब्बत से उत्तर निकलने के बाद भारतीय महाद्वीपीय क्षेत्र को प्रभावित है। तो इन्होंने 2 स्थिति बताई कि एक जेट है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है
उसका अक्षांशीय क्षेत्र 25 से 45 और इधर 20 से 25 के बीच ऐसा शिफ्ट होता है। जो समर होगा तो इसका विस्थापन क्षेत्र ये होगा, और विंटर होगा तो इसका विस्थापन क्षेत्र ये होगा। मन ट्रैक एरिया है, वो विस्थापन कहना गलत होगा कि ट्रैक एरिया क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ, समझिए। डायग्राम भी मेरे अनुसार बनाएंगे जो एग्जाम के अनुरूप हो, आप उसको एग्जाम में इस तरह फुलफिल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कि हमने आपको बताया कि ये हमारा अफ्रीकन एरिया है, फिर से इस मैप को लाएंगे हम। ये हमारा इंडियन एरिया है इस तरह का, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। यहाँ पे देखिए कि ये एरिया जो है वो तिब्बत का है। तिब्बत एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो जेट आता है, जिसको आप जेट प्रवाह कहते हैं, वो दो भाग में बाइफरकेट कर जाता है। ऐसा हमने माना, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आया हूं, बट ये ट्रैक यहां तक। अब देखिएगा तिब्बत की स्थिति होने के कारण जो हमने 25 से 45 बताया ड्यूरिंग समर, ग्रीष्म काल में समर में जो जेट पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, उसका एक छोर तिब्बत की ओर चला जाएगा और एक भारत की ओर आएगा। राइट। इसमें देखिएगा ये बाइफरकेशन आता है, जिसके कारण देखिएगा भारत में मानसून प्रभावित होते हैं। सो ये एरिया जब आपको समर मानसून चलता है तो इस तरह शिफ्टिंग होती है। इसको मैं फिर से बताता हूँ, ज्यादा इसमें दुविधा हो गया, थोड़ा सा और भी कंटेंट्स को बेहतर कर बताता हूँ डायग्राम के द्वारा। देखिएगा कि कोटेश्वरम ने बताया कि जो जेट है वो भारत की मानसून को प्रभावित करता है। उसमें एक समर कंडीशन बनता है और एक विंटर कंडीशन बनता है। विंटर में क्या होगा कि समर में उसका बाइफरकेशन हो गया, एक तिब्बत की ओर हो गया और एक गंगा के मैदान की ओर हो गया। तो इसके कारण भारतीय क्षेत्र में वायुदाब प्रभावित होते हैं। विंटर कंडीशन को बताता हूँ, सिद्धांत से थोड़ा हट के बताता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। पोटेशियम के विंटर बाद में लाते हैं, थोड़ा सा मेरे कॉन्सेप्ट को यहाँ समझे। ये हमारा अफ्रीका का एरिया है, सऊदी अरब का एरिया है, और इस तरह की स्थिति है। अभी जो हमने ट्रैक बताया था उसको बाद में जोड़िएगा। तिब्बत यहाँ पे एक उच्च क्षेत्र है और इसका जो हाइट है बहुत ज्यादा है, करीब मान लीजिए कि 4000 मीटर, 4000 फीट है, वैसे 4500 मीटर कहते हैं। तो यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण क्या होगा कि यहाँ से वायु ऊपर उठना शुरू करेगी। जब ऊंचाई ज्यादा है और सूरज की किरण उस सरफेस पे आ रही है तो गर्म ज्यादा हो गया, तो वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगी। लाइट होने के कारण ऊपर जाने के बाद इस वायु का इस क्षेत्र में अवतलन हो जाता है, पूरे हिंद महासागर में इसका डिसेंडिंग हो जाता है। डिसेंडिंग होने के बाद इस एरिया का दाब, वायु दाब बढ़ जाएगा और इस एरिया का वायु दाब घट जाएगा। यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा और इस एरिया में हाई प्रेशर बन जाएगा। अब विंड के मूवमेंट के लिए जरूरी है कि एक एरिया में निम्न दाब हो, दूसरे एरिया में उच्च दाब हो। ऐसे कंडीशन में देखिएगा जो ये विंड यहां से इस एरिया को फिलअप करने के लिए करती है। अब देखिएगा यहाँ का जो ट्रैक है उससे निर्धारित होता है कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है। कोई अलग सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हमने आज तक चर्चा किया उसमें कोई भी सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं करता है कि मानसून की जो दिशा है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट क्यों है। पोस्टेश्रम का सिद्धांत जो पूर्वी जेट का सिद्धांत है, ये क्योंकि पूरब से चलती है इसलिए है पूर्वी जेट, पूर्वी जेट का सिद्धांत। पूर्वी जेट कहने का अर्थ देखिएगा, अर्थ रोटेट करता है पश्चिम से पूरब की ओर, तो जो वायु ऊपर उठी है उसका डिसेंडिंग और डायरेक्शन हमेशा अर्थ के रोटेशन के अपोजिट होगा।
सो इसके कारण देखिएगा पूर्वी अफ्रीका के तट पर वायु का अवरोहण हो जाएगा और वहां पे वायु दाब ऊंचे हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में देखिएगा इक्वेटर से चल रही है, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं जो अब जहां पे हम आंसर लिख रहे हैं इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इस चीज को बताने के लिए मानसून की दिशा के कैरेक्टर को। इसको हम विषुवत रेखीय पछुआ पवन कहते हैं। चूंकि इक्वेटर से इधर जा रहा है, यहाँ सोमालिया और मडागास्कर के पास जो ऊंचे दाब क्षेत्र बन रहे हैं, वहां पे ऊंचे दाब बनने के कारण जा रहे हैं। तो मडागास्कर से भारत की ओर जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। सो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। इसको अंडरलाइन करना है। ये हमने बताया आपको समर कंडीशन। अभी हमने जो बाइफर्केशन किया था उसको वहां पे रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट को, कोटेश्रम के सिद्धांत को, जो कि कोटेश्रम ने एशिया को इम्फेसिस किया और पूर्वी जेट को इम्फेसिस किया, इसलिए इसको पहले लिखेगा, फिर उस बाइफर्केशन पहनेंगे। मेरे ख्याल से कोटेश्रम का ईस्टर्ली जेट प्रिंसिपल समझ में आया होगा, जिसका संबंध तिब्बत से है। हिंद महासागर में अवतलन है, हिंद महासागर ऊंचे दाब क्षेत्र बनता है और फिर भारत की ओर जो प्रवाह है वो मानसून की सही दिशा बताता है। जब कभी आपको किसी बोर्ड में कहीं इंटरव्यू में बताया जाए कि मानसून का डायरेक्शन ट्रेड विंड या जेट से प्रभावित होता है, तो जो वैज्ञानिक व्याख्या के रूप में आता है वो जेट के द्वारा बनाया गया ऊंचे दाब क्षेत्र आता है। इसको बताना ज्यादा बेहतर है। ये कंडीशन आ गया समर का। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा देखिएगा, विंटर कंडीशन जब होती है तो इसमें देखिएगा कि विंटर कंडीशन में आपको जो जेट आ रहा है यहाँ पे इस एरिया में, हमने बताया कि विंटर में जो जेट का जो एरिया बन जाएगा वो साउदर्न बन जाएगा, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। सो 25 तक जाएगा। तो भारत का गंगा का मैदानी क्षेत्र इसका ट्रैक एरिया बनता है। ये जो बाइफर्केशन था वो खत्म हो गया, शिफ्ट क्या हो गया, साउथ की ओर शिफ्ट हो गया। तो दो काम करेगा, एक ये काम करेगा कि यहां से मेडिटेरेनियन सी वाले मॉइस्चर को लाएगा, एक बात हो गई। दूसरा, ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है, उसको महासागर की ओर लाने का काम करेगा। सो देखिएगा वेस्टर्ली जेट दो काम करता है। एक भूमध्य सागर से आने वाले मॉइस्चर विंड को यहां तक लाता है। दूसरा, भारत के मैदानी क्षेत्र में उच्च दाब बनाकर लौटने वाले मानसून को इक्वेटर तक पहुंचाने का काम करता है। ये मैकेनिज्म हो गया। अब इस मैकेनिज्म का दूसरा हिस्सा ये है, जब ये आएगा तो यहाँ पे दो तरह के एयर मास होंगे। एक गंगेटिक प्लेन का एयर मास होगा और एक मेडिटेरेनियन का एयर मास होगा। दोनों की वायुराशियां होगी। दोनों के अपोजिट वायुराशि होने के कारण इस एरिया में वाताग्र का निर्माण होगा, फ्रंट्स का निर्माण होगा और ऐसे कंडीशन में टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे। इस साइक्लोन के कारण भारत के उत्तर, अभी देखते होंगे कि उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में स्नोफॉल हो रहा है, विंटर का सीजन है। तो इसके द्वारा देखिएगा हिमालयन किंगडम में स्नोफॉल होते हैं और भारत के जितने मैदानी क्षेत्र हैं उसमें शीतकालीन वर्षा होती है। इसको हम पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब देखिएगा हमने इसको बहुत एलोबरेट किया है, शब्दों को कम करना है, क्योंकि आपको एक ही लॉन्ग आंसर में मानसून की क्रिया विधि समझानी है, जिसमें आपको ओपन एंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानसून की क्रिया विधि की व्याख्या करें। तो जितने सारे मैप्स हैं आपके आंसर को ज्यादा रिच बनाएंगे। तो इन चीजों की व्याख्या कर देंगे। तो इसमें भी कम से कम 100 शब्दों को यूज कीजिए, करीब 100 वर्ड्स 50 वर्ड्स में इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब बात आगे जो लास्ट स्टेप, दैट इज द वॉकर सर्कुलेशन। ये है वॉकर सर्कुलेशन। गिलबर्ट वॉकर ने दिया 1924 में
और जो मानसून से इसको बाद में जोड़ा गया, इसको एल नीनो लानिनो थ्योरी कही गई। सो गिलबर्ट वॉकर की थ्योरी को इसमें जोड़ा गया, इसको एल नीनो लानिनो इफेक्ट कहते हैं। अब इसको देखिएगा, तो लास्ट मैप हम लोग बनाएंगे। इसमें देखिएगा कि अफ्रीकन इस एरिया को, साउथ अरेबियन एरिया को ऐसे बनाइए, और इसमें करना क्या है कि साउथ अमेरिका को इधर ले आना है, जिससे कि आप पैसिफिक ओशन को सही सही बना पाए। एग्जाम में एक और भी बातें हैं कि आपको एग्जाम में मैप बनाने का प्रैक्टिस कई बार होना चाहिए, पहले से जो कम समय में बना पाए उसकी जल्दी व्याख्या करते हैं। तो अब ऐसा देखिएगा कि ये एरिया है, इसमें समझने के लिए हम चीजों को यूज करते हैं। समझने के लिए चीजें काफी है, बट लिखने के लिए उसके कम है, फिर शब्द आपको कम शब्दों में आंसर लिखना है। तो देखिएगा कि इसमें मेन चीज है समझना कि पेरू करेंट के ओरिजिन को आप कितना अच्छा समझते हैं। देखिएगा इस एरिया में पेरू करेंट है, और पेरू करेंट का ओरिजिनेशन दो बातों पर निर्भर करता है। एक ये कि ट्रेड विंड बहुत ही उस जल को ड्रिफ्ट करके, ड्रैग करके कहाँ तक ले जाता है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। और दूसरा चीज, ट्रेड विंड के विस्थापन के द्वारा, जल के विस्थापन के द्वारा कितना ठंडा पानी ऊपर आता है, इसको अपवेलिंग कहते हैं, ज्योग्राफी की भाषा में उसको अपवेलिंग कहते हैं। तो ट्रेड विंड जो सागर की सतह का गर्म पानी है उसको दूसरी जगह विस्थापित करने का काम करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि दो कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, एक एडवांस कंडीशन, एक न्यूट्रल कंडीशन और एक नेगेटिव कंडीशन। हमने तीन कंडीशन बनाए गर्म जल के विस्थापन का। देखिएगा कि अगर ट्रेड विंड बहुत ही तेज है, फास्ट है, तो देखिएगा पूरी गर्म जल का जमाव इंडोनेशिया मलेशिया के पास हो जाएगा, और यहाँ पे ये राइज करेगा, वर्षा हो जाएगी, और फिर इसका डिसेंडिंग इधर हो जाएगा। इस सर्कुलेशन को जो अपोजिट सर्कुलेट कर रहे हैं इसको हम वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। एक एयर राइज किया, वर्षा हुई, और फिर इसका डिसेंडिंग हो गया। सो ऐसे सर्कुलेशन को हम कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। तो क्या होगा, एडवांस कंडीशन में इंडोनेशिया मलेशिया में वर्षा हो गई। मान लीजिए कि गर्म पानी यहां तक है सेंट्रल पैसिफिक में, तो यहाँ पे वर्षा होगी और रेस्ट ऑफ एरिया में वर्षा नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि ट्रेड विंड का लोकेशन जो इंटेंसिटी है बहुत ही कम हो जाए, तो जितना गर्म पानी है उस सभी का जमाव यही रह जाएगा, इसका विस्थापन यहाँ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोल्ड करंट का ओरिजिनेशन नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में वहां पे मैक्सिमम वर्षा हो जाएगी। इसको ओसिलेशन भी कहते हैं। तो देखिएगा वॉकर सर्कुलेशन में जो गर्म जल के जमाव का तीन क्षेत्र बना, इंडोनेशिया मलेशिया, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेरू। जो पॉजिटिव कंडीशन है वो है इंडोनेशिया मलेशिया का, न्यूट्रल कंडीशन है नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और जो नेगेटिव कंडीशन है वो है आपका पेरू क्षेत्र। तो अब देखिएगा हमने बात कर लिया सरफेस जल का। अब दूसरा एरिया देखिएगा कि यहाँ पर भी कंडीशन बनता है, जैसे हमने सर्कुलेशन बनाया, यहाँ पर भी जल वाटर का सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का सर्कुलेशन ऐसे बनता है, जिसको हम उससे जोड़ते हैं। इसमें कहते हैं इंडियन डाइपोल से जोड़ते हैं। ये दो पोल बनता है इंडिया में, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। अब देखिएगा कि फाइनल कंडीशन, भारत कैसे प्रभावित होता है। हमने अभी तक पढ़ाया है कि भारत में जो मॉनसूनी विंड है उसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में अगर हाई प्रेशर हो तो भारत की ओर विंड आती है, ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर हो तो भारत से विंड वहां जाती है। यहाँ पे ये है कि पेरू का कोस्ट ही गर्म हो गया, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ऐसे कंडीशन में यहां से विंड इस एरिया को फिल अप करने गई, यहाँ पे वर्षा कम हुआ, इस कंडीशन को एलिनो कहते हैं। राइट, अगर भारत में वर्षा कम हुई हो, ऑस्ट्रेलिया के से पेरू कोस्ट की ओर विंड गई हो, तो वहां पे वर्षा ज्यादा हुई हो, दैट्स एलिनो। अगर ऐसा ये नॉर्मली कूल करंट रहे और भारत की विंड पॉजिटिव यहाँ आती रहे, तो उसको हम
लानिनो इफेक्ट कहते हैं, पॉजिटिव सेवी रेनफॉल, अ गुड कंडीशन ऑफ रेनफॉल। अब देखिएगा जीएस के लिए आपके पास ये 4 कंसेप्ट आ गए। जनरल व्यू में हमने बताया कि इसके 4 कॉन्सेप्ट आ गए। 4 कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन, दैट इज अ beginning of your question. Then we have 4 major concept of geography. जो चारों कॉन्सेप्ट को आप विद्वानों के नाम से जोड़िए तो ज्यादा बेहतर होगा, याद करना बेहतर होगा। हमने सबसे पहले बताया कि 1685 एडमंड हेली थर्मल थ्योरी। सेकेंड हमने बताया 1951 50-51 the theory given by Floon, that is ITCZ theory. The third theory 1958 given by P. Koteswaram related to eastern jet stream of Indian Ocean, of Indian subcontinent. And the last a principle जो हमने वॉकर सर्कुलेशन से जोड़ के कहा, एल नीनो ला नीनो इफेक्ट। जो दो आखिरी का सिद्धांत है उसको हम आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, और जो दो पुराने सिद्धांत उसको हम अर्ली थ्योरी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार जो है जितने भी आपके पास रॉ मटेरियल कंटेंट्स आए, उस सभी रॉ मटेरियल कंटेंट्स को अगर आप यूपीएससी तैयारी करते हैं उतनी शब्द सीमा में लिख के देखें। अगर आप झारखंड, बिहार, राजस्थान, यूपी लिख रहे हैं, एमपी लिख रहे हैं, तो उन सब को दायरे में इसके अनुसार इसको तैयार करके देखिए, तो मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून आप बेहतर से लिख पाएंगे। दूसरी चीज ये है, देखिएगा एक सफल कैंडिडेट की पहचान ये है कि एक कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्चुअल एरिया है, एक ही चीज को 100 शब्दों में लिख सकता है, और उसको एलोबरेट करने के लिए दिया जाए तो उसी को 500 वर्ड्स में लिख सकता है। तो उसकी लैंग्वेज क्षमता इस पर निर्भर करती है। उसके नॉलेज होते हैं, बट लैंग्वेज को अपने अनुसार उसको बेहतर से या तो ब्रीफ कर सकता है वो बहुत, और विस्तार कर सकता है। तो एग्जामिनेशन इसी का टेस्ट है। नॉलेज तो आपके पास आ ही गया, इसको आप कम शब्द में भी लिख के देखें और एलोबरेट करके भी देखें, तो फाइनली आप पाएंगे कि ये चीज एक मैच्योर कंडीशन में आपके पास है। सो वंडर सीरीज का पहला एरिया आज फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी व्याख्या आप लोग करेंगे, जो आपका जो एरिया है इम्प्रूव हो पाए और आप अच्छी एग्जाम क्लियर कर पाए। सो नेक्स्ट सेशन में वंडर सीरीज सेकंड में आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू आप सभी को बने रहने के लिए। थैंक यू।